नमस्कार। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं दूसरे पार्ट, जो कि पार्ट का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस पार्ट के प्रश्न उत्तर लेने जा रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो है राजनीति विज्ञान का। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ये परीक्षा उपयोगी वीडियो होगा। धन्यवाद। बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके 4 विकल्प हैं। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता था लेनिन था। कौन था? लेनिन। फिर अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1914 में हुई। कब हुई? 1914 में। शॉक थेरेपी अपनाई गई थी 1990 में। सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी नेता थे मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचेव ये जो है सोवियत संघ के विघटन हेतु, सोवियत संघ के टूटने के कारण बने थे मिखाइल गोर्बाचोव। उत्तरदायी कारण थे मिखाइल गोर्बाचोव। अगला प्रश्न होगा, वहाँ के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव, और उन्हीं के कारण इसका विघटन हुआ। तो रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। रूस ने सोवियत संघ से अलग होने या स्वतंत्रता घोषित कब की? जून 1990 में। सोवियत संघ में निम्नांकित में से किस फिल्मी अभिनेता को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? राज कपूर को, क्योंकि राज कपूर बिल्कुल रूसी लोगों की तरह लगते हैं। कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था का दशक माना जाता है। कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था का वर्ष जो है माना जाता है, या दशक माना जाता है 1945 से 1955। खतरनाक वर्ष माना जाता है, खतरनाक दशक 10 वर्षों का समय दशक। रिक्त स्थानों की पूर्ति बर्लिन की दीवार में खड़ी की गई थी। कब? 1961 में। ये 89 गलत लिखा है, 1961 में खड़ी की गई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके गणराज्य में गृह युद्ध 10 वर्षों तक चलता रहा। तो कौन से में? तजाकिस्तान। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका एक गणराज्य था तजाकिस्तान, उसमें 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 15 गणराज्यों से मिलकर बना था सोवियत संघ। द्विध्रुवीय व्यवस्था में एक गुट का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था, जबकि दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ करता था। द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन के बाद हुआ। द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन 1955 के बाद हुआ। द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रतिपक्षी राज्य होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के कारण महाशक्तियों की संख्या में कमी होना था। फिर आया चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन लियोनिद ने किया था। किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव ने। चलिए सत्य और देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार 1989 में पूर्वी जर्मन की साधारण ने गिराया, यानी जनता ने गिराया, मतलब पूर्वी जर्मनी की जनता ने गिराया था बर्लिन की दीवार को 1989 में। शॉक थेरेपी से संपूर्ण रूसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। असत्य। रूस तथा भारत का स्वप्न बहुध्रुवी विश्व है। सत्य। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन बोरिस येल्त्सिन ने किया। ये भी सत्य है। बोरिस येल्त्सिन के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। 1991 से विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थिति विद्यमान है। सत्य। रूस की राजधानी ताशकंद है। असत्य। रूस की राजधानी तो मॉस्को में है। चलिए और भी प्रश्न है। मार्च 2014 में क्रीमिया यूक्रेन से अलग होकर संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल गया। अरे इस 7वें को सत्य कैसे बता दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यों मिलेगा क्रीमिया? क्रीमिया तो रूस में मिलेगा। ये तो गलत है, असत्य है। चलिए, सोवियत संघ के पतन की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ये जरूर सत्य है। अब जोड़ी का मिलान कीजिए। स्तंभ खा वर्तमान विश्व में एकमात्र महाशक्ति
कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ये किसने दिया था? स्टीवेन जे रोजेन तथा वाल्टर एस जोन्स। द्विध्रुवी व्यवस्था के प्रकार 2। अगला है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। द्विध्रुवीयता के उदय के कारण लिखिए। 2 महाशक्तियों का उदय। नहीं, ठीक है। द्विध्रुवीयकरण में कौन कौन से गुट थे? 2 गुट थे, अमेरिकी गुट तथा सोवियत संघ का गुट। युद्धोत्तर काल में द्विध्रुवीकरण स्थापित होने का कारण था परमाणु हथियारों की होड़ या दौड़। द्विध्रुवी व्यवस्था के 2 प्रकार बताइए। कठोर, शिथिल। कठोर व्यवस्था के शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था है। एक है कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था, एक शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्षों तक। पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में कौन सी क्रांति हुई? 1917 की रूसी क्रांति, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। यह था। आगे कौन से प्रश्न आ गए? अति लघुत्तरीय प्रश्न। ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति और उसकी तरफ कुछ देश चले जाएं, और दूसरा ध्रुव जिसकी तरफ कुछ देश चले जाएं। ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं? ध्रुवीकरण व्यवस्था का तात्पर्य सैन्य शक्ति के केंद्रों से है। सैन्य शक्ति के केंद्रों से ये ध्रुवीकरण। द्विध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्विध्रुवीय व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है। 2 शक्तियां अस्तित्व में आ जाएं, तो एक शक्ति की तरफ कुछ देश चले जाएं, दूसरी शक्ति की तरफ कुछ देश चले जाएं। यह द्विध्रुवीकरण हो गया। द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्येक गुट किस बात हेतु इच्छुक रहता है? द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्येक गुट दूसरे की शक्ति एवं प्रभाव को सीमित करने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने का इच्छुक रहता है। अपनी शक्ति को बढ़ाना और दूसरे की शक्ति को कम करना, यह द्विध्रुवीय व्यवस्था में रहता है। एक गुट दूसरे गुट की शक्ति को और प्रभाव को कम करे और अपनी शक्ति को बढ़ाए। ये इस बात में बताया। फिर सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा। तो साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा का मतलब ये था कि समाज में सभी लोग समान हो, कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, और उत्पादन के जो साधन हैं उन सब पर सरकार का अधिकार हो और सरकार सब कुछ करे। ये साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का एक सिद्धांत था। पूर्व सोवियत संघ में कितने गणराज्य और स्वायत्त शासी गणराज्य सम्मिलित थे? पूर्व सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य, 20 स्वायत्त शासी गणतंत्र तथा 18 स्वायत्त शासी क्षेत्र थे। 18 स्वायत्त शासी क्षेत्र थे। किसमें? सोवियत संघ में। अब किस राज्य को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में रूस का प्रादुर्भाव हुआ। स्वतंत्रता की घोषणा भी सर्वप्रथम रूस द्वारा ही की गई थी। रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? सोवियत संघ के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। उदारवादी अर्थव्यवस्था को। और वहाँ तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ। और वहाँ तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ। किस में? रूस में। सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष या अवगुण लिखिए। धीरे धीरे सोवियत प्रणाली समाजवादी हो गई, जिसमें नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा। नौकरशाही माने सरकारी अधिकारियों का, वो आलसी हो गए, निकम्मे कामचोर हो गए, रिश्वतखोर हो गए, इसलिए नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा। सोवियत संघ में एक दलीय यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं था। जनता के प्रति ना अपने खुद के प्रति। अन्य कोई दूसरी पार्टी द्विदलीय प्रणाली होती तो अच्छा रहता, वो फिर उत्तरदायी होते तो सोच समझ के अपनी मनमानी नहीं करते, सोच समझ के कार्य करते।
अगला है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम ये विघटन के कारण थे। सोवियत गणराज्यों में लोकतांत्रिक एवं उदारवादी भावनाएं पैदा होना ये भी एक कारण था। अब अगला प्रश्न होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था कैसी थी? रोजेन एवं जोन्स द्वारा द्विध्रुवीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में समस्त शक्तिशाली देश किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तथा कोई शक्तिशाली राष्ट्र की भूमिका के लिए नहीं रहता। कोई शक्तिशाली राष्ट्र मुख्य भूमिका में नहीं रहता। कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि दोनों शक्ति गुट पूर्ण रूपेण विद्यमान हो। नहीं, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने वाली शक्तियों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समानता ना होकर सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न बनने का होता है। फिर कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में एक गुट दूसरे गुट को समाप्त करना चाहता है, अर्थात इसका आधार प्रबलतम शत्रुता की भावना होती है। ये इसमें बताया। चलिए फिर है द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के कारणों को संक्षेप में लिखिए। द्विध्रुवीकरण क्यों स्थापित हुआ उसके कारण बताइए। द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्तियों की संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई थी। पहले तो महाशक्तियाँ कई थी, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, जर्मनी भी थी, है ना, जापान भी था, चीन भी। लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके परिणाम निकले, उसके परिणाम के बाद में 2 शक्तियाँ बच गई रह गई, तो द्विध्रुवीय व्यवस्था हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्तियों संख्या घट गई और 2 रह गई। ब्रिटेन एकदम कमजोर पड़ गया। सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी होड़ की विशिष्ट भावना बढ़ती गई। जब 2 शक्तियां बची तो दोनों के बीच में राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में होड़ या प्रतिस्पर्धा की विशिष्ट भावना, एकदम अलग भावना बढ़ती चली गई। फिर सोवियत संघ एवं अमेरिका के में छिड़े शीत युद्ध के फलस्वरूप सोवियत संघ एवं अमेरिका में छिड़े शीत युद्ध के फलस्वरूप दोनों गुटों ने अपने अपने अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर दिया। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप दोनों गुटों ने अपने अपने अनुयायी यानी इनको फॉलो करने वाले या फॉलो करने वाले देशों की संख्या में बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर दिया। उनका अनुसरण करने वाले देशों की संख्या में, इसलिए उनको अनुयायी कहते हैं। सोवियत संघ का परमाणु शक्ति संपन्न हो जाना भी विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाने हेतु उत्तरदायी कारक था। सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया, देश बन गया। इस कारण भी द्विध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाने हेतु उत्तरदायी कारण बन गया था। फिर सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों को संक्षेप में लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। गोर्बाचोव जो राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचोव की खुलेपन की अवधारणा ये भी एक कारण था, ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दे दी। खुलेपन की जो अवधारणा उन्होंने दी, उदारवादी नीति अपनाई उन्होंने क्या किया था कि सोवियत संघ में जो है अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर पड़ने लगी थी। उन्होंने कहा कि चलो खुलापन कर देते हैं। इसकी अवधारणा से सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे उनमें स्वतंत्रता की भावना और प्रेरणा आ गई। एक ये कारण। दूसरा, सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के खिलाफ किया। सोवियत संघ ने क्या किया, बाल्टिक जो गणराज्य थे 3, एस्टोनिया, लातविया और एक और था, इन गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय कर दिया और उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया, इच्छा के खिलाफ कर दिया। सोवियत संघ फिर आया। सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट पैदा हो गया था। सोवियत संघ के पतन का एक कारण अफगान संकट भी बन गया, अफगानिस्तान का संकट। सोवियत अर्थव्यवस्था बदहाल थी, बुरी हालत में थी अर्थव्यवस्था सोवियत की, तथा साम्यवादी दल की शक्ति लगातार कम होती चली जा रही थी, क्योंकि एक दल का शासन बहुत वर्षों तक रहा, 70 वर्षों तक। कब तक जनता उनको झेलती। इसलिए भी जो है
साम्यवादी दल की शक्ति कमजोर होती चली गई थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, इसको जरूर देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये जो है रूस में हुई क्रांति 1917 में, वो क्या हुई, समाजवादी क्रांति हुई। इसके पश्चात अस्तित्व में आया समाजवादी सोवियत गणराज्य। यह क्रांति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध स्वरूप हुई थी। ये जो क्रांति हुई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया और उसके फलस्वरूप ये हुई, और समाजवाद के आदर्शों एवं समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। ये जो क्रांति थी वो समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी और समतामूलक समाज की अवधारणा पर प्रेरित थी, इससे प्रेरणा पा रही थी। इसकी जो समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरणा पाई। यह निजी संपत्ति का अंत करने तथा समाज को समता के सिद्धांत पर लड़ने का सबसे बड़ा प्रयत्न था। माने निजी संपत्तियां खत्म करो, सारी संपत्तियां सब में बांट दो, सब जनता में, इसका पक्षधर करती थी। इसी समानता के सिद्धांत पर लड़ने का सबसे बड़ा प्रयत्न किया। सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने ऐसा करने के लिए राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। राज्य को प्राथमिक महत्व दिया तथा पार्टी की संस्था को महत्व दिया, सबसे पहला महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला कम्युनिस्ट पार्टी थी और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। ना तो अन्य कोई राजनीतिक दल होगा, ना अन्य कोई विपक्षी पार्टी होगी, ना कोई विपक्ष होगा, अकेली पार्टी होगी, अपनी मनमानी करेगी, ये इसमें था। चलिए, और माने उन पर अंकुश लगाने वाला या उन पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं। शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों को संक्षेप में लिखिए। शॉक थेरेपी के प्रमुख 4 परिणाम निम्न प्रकार हैं। शॉक थेरेपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गई तथा जनसाधारण को बर्बादी का दौर देखना पड़ा। शॉक थेरेपी से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि जमा पूंजी भी चली गई। निजीकरण से नवीन विषमताओं का प्रादुर्भाव हुआ और गरीबी एवं अमीरी के बीच गहरी खाई अत्यधिक चौड़ी होती गई। चलिए, थोड़ा सा और बचा, एक और कारण। हालांकि आर्थिक बदलावों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई तथा उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं किया जा सका। तो ये एक वीडियो था, धन्यवाद, इसको भी देखिएगा, ये दूसरे पार्ट का वीडियो था।